नमस्कार दोस्तों। पिछले ही वीडियो में हमने देखा कि अमोल देशमुख फ्रॉम कोल्हापुर उन्होंने जोमेटो का एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ ने बड़ी धूम मचा के रखी थी। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं। दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन है हमारे उपलेटा गुजरात के अमेजिंग प्रेजेंटर अशोक सोनोग्रा, वो जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बाद भी उन्होंने काफी सारी अच्छी रिसर्च की है एंड काफी आई थिंक 1990 से वो मार्केट में है। तो ये एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन है वो किन के काम लगेगा? आज का जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों वो एक मल्टीबैगर स्टॉक का है। रिलैक्सो एक भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अशोक भाई को हम जानते हैं उनके पॉपुलर वीडियोस जीडीपी एंड आईआईपी डाटा के लिए। तो इस अमेजिंग प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जिसमें वो मल्टीबैगर रिलैक्सो की क्या पोजीशन है, क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें गाइडेंस करेंगे। तो मैं उपलेटा के अशोक सोनाग्रा जो गुजरात से है उनको आमंत्रित करता हूँ। वेलकम अशोक भाई। थैंक यू मिलन सर, आपको मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाने के लिए थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कंपनी की प्रोडक्ट, ये चीज हर एक के घर में होगी दोस्तों। ये जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंडस्ट्रीज के फुटवेयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों। यस दोस्तों, फुटवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूं। ये इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में क्या कर रही है, हमारे इंडिया में क्या कर रही है, उसका अभी का हाल क्या है, आने वाले टाइम में क्या हाल है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। फिर हम पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर लिस्टेड कंपनियों के इसकी बारे में बात करेंगे, उसकी क्वालिटी में बात करेंगे कि ये इंडस्ट्रीज की क्वालिटी क्या है, और उसके बाद पर्टिकुलरली कौन सी कंपनी अच्छी है, इसका डेटा हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो सेक्टर है फुटवेयर, ये रिटेल से बिलोंग करता है। तो रिटेल में अभी और आने वाले 2025 में क्या हाल होगा ये मैं बताऊंगा। और ये जो सेक्टर है ब्रांडेड और अनब्रांडेड दो भागों में डिवाइडेड है। तो उन दोनों का कुछ रिलेशन के बारे में बताएंगे अभी और आने वाले टाइम के अंदर। वो कितनी पेयर बिकती है इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ग्लोबल के अंदर उसका क्या हाल है और आने वाले समय में कितना ग्रो हो सकता है। इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्रीज का क्या ग्रो हो सकता है ये बारे बताएंगे। पर कैपिटा कंजम्पशन के बारे में कुछ डेटा बताएंगे और ग्लोबल फुटवेयर के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद यस दोस्तों, फुटवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया में क्या कर रही है ये बताने वाला हूं। यस दोस्तों, चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया रिटेल, ये रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। अभी 2022 में 833 यूएस बिलियन का जो रिटेल सेक्टर है, इसमें से ओवरऑल ये 800 यूएस बिलियन का है, और इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा 106 करोड़ यूएस बिलियन का है। आने वाले 2025 में यही ऑर्गेनाइज सेक्टर और जो रिटेल सेक्टर बढ़कर 1000 करोड़ का हो जाएगा, 1000 यूएस बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और उसमें दोस्तों ऑर्गेनाइज का हिस्सा 200 यूएस बिलियन का होगा। यस दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैसे कि मैंने बताया ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज, मतलब ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों के बारे में क्या है कि अभी देखिए 2022 में 64,800 करोड़ का ये पूरा सेक्टर है, जिसमें से 47% हिस्सा ब्रांडेड का है और अनब्रांडेड का 34%, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा इसमें 34% है। आने वाले टाइम में दोस्तों हम वो जो 47% ब्रांडेड हिस्सा है वो बढ़ के 50% का होने का अनुमान रख सकते हैं, और जो अनब्रांडेड है वो 38% का, यानी कि जो अभी 64,800 करोड़ का जो मार्केट है वो बढ़कर 1 लाख करोड़ का हो सकता है, ऐसा मेरा डेटा बता रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये फुटवेयर में पेयर में अभी क्या कैसे चल रहा है। देखो अभी ये कोविड की वजह से, ये जो 2021 में कोविड के जो लॉकडाउन की वजह से उसकी जो पेयर थी जो बिकती थी वो कम हुई थी, 1600 हो गई थी, लेकिन अभी वो 2200 के आसपास बिक रही है पर मिलियन पर पेयर। आने वाले समय में हम उसकी उम्मीद 3000 तक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा फुटवेयर प्रोड्यूसर चाइना है दोस्तों, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर इंडिया है दोस्तों। जो पूरा रिटेल सेक्टर है उसमें से 1.2%, यस दोस्तों 1.2% हिस्सा फुटवेयर से रिटेल में आता है दोस्तों। ग्लोबल के बारे में हम ग्लोबल फुटवेयर इंडस्ट्रीज है उसमें हम देखते हैं, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट से मिला है, यानी कि अभी 385 यूएस
बिलियन डॉलर का जो अभी है वो बढ़ने 5.5% के ग्रोथ के बढ़ते 460 यूएस बिलियन तक जा सकता है। और इंडिया के अंदर दोस्तों 10.8 यानी कि 11% से ग्रो हो सकता है, ऐसा अनुमान है। अब हम पर कैपिटा कंजम्पशन के बारे में देखते हैं कि इंडिया में अभी कितनी पेयर बिकती है। यस दोस्तों 1.7 यानी कि 2 पेयर पर मिलियन बिकती है दोस्तों। जैसे पर कैपिटा पे ग्लोबल में 3.3 पेयर और डेवलपिंग कंट्री है उसमें 7 पेयर बिकती है पर कैपिटा। सबसे बड़ा ग्लोबल कंज्यूमर चाइना है दोस्तों, उसके बाद हमारा इंडिया आता है। और जो हमने 2019 में यूएसए को बीट करते हुए हमारा इंडिया सेकंड नंबर पर आ गई है दोस्तों, ये मेरे डेटा दिखा रहा है। अब हम देखते हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं फुटवेयर की, ये सबका मिला के मार्केट कैप कितना है दोस्तों, पता है दोस्तों? 83,000 करोड़ का पूरा ये इंडियन लिस्टेड कंपनियों का मार्केट है, जिसमें से सबसे ज्यादा मार्केट कैप अभी बाटा का है जो 22,000 करोड़ का है, यानी कि उसका हिस्सा 27% है। इसके बाद मार्केट कैप में नंबर 2 पे आती है रिलैक्सो। दोस्तों ये बाटा और रिलैक्सो दोनों का कंपटीशन चलता है, कभी वो मार्केट कैप में आगे चलती है, कभी बाटा चलती है, ये दोनों के बीच हरीफाई होती है। अभी दूसरे नंबर पे है रिलैक्सो जो उसका 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि उसका 28% है। तीसरे नंबर पे दोस्तों मेट्रो है जिसका 26% का, और चौथे नंबर पर कैंपस है, पांचवें नंबर पर लिबर्टी। अब देखते हैं दोस्तों ये पूरी सब लिस्टेड कंपनियां मिला के सेल्स कितना करती है। यस दोस्तों ये सेल्स 9,000 करोड़ का सेल्स करती है, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स सबसे ज्यादा सेल्स रिलैक्सो का है जिसका हिस्सा 30% का है। यस 2,600 करोड़ का। इसके बाद आती है बाटा जिसका हिस्सा 27% है, जिसमें आती है 2,300 करोड़ का। तीसरे नंबर पर मेट्रो जिसका हिस्सा 50% का है, और चौथे नंबर पर कैंपस। तो ये है सेल्स का हिस्सा। अब हम आते हैं प्रॉफिट। यस ये पूरी इंडस्ट्रीज 800 करोड़ का प्रॉफिट कमा के देती है, जो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी तक का जो डेटा है ये लास्ट ईयर का, इसमें रिलैक्सो नंबर 1 पे प्रॉफिट में 233 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 30% का प्रॉफिट वो करती है। इसके बाद आती है मेट्रो 200 करोड़ का, तीसरे नंबर पर बाटा, चौथे नंबर पर कैंपस। तो ये है प्रॉफिट का डेटा। अब हम देखेंगे दोस्तों सेल्स और प्रॉफिट को देखे हमें किसी भी कंपनी को चूज नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए उसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स है, जो मैंने 3 अलग अलग पैरामीटर लिया है, जिसमें सबसे पैरामीटर है लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ यस दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो यानी कि 3 पैरामीटर उसमें से मैंने चूज किया, जिसमें सबसे पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल। तो चलो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। यस दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन रिलैक्सो का 9% है, सबसे ज्यादा 16% है मेट्रो का। इसके बाद लिबर्टी का 8% और बाटा का 6% है। अब हम आते करंट रेशियो। यस दोस्तों करंट रेशियो यानी है कि करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट एसेट, कि उसकी लायबिलिटी एसेट के मुकाबले कितनी है। तो यहाँ पर 3 टाइम एसेट है लायबिलिटी के मुकाबले, रिलैक्सो की, मेट्रो की भी 3 है। ओके दोस्तों इसके बाटा की 2 है। इसके बाद हम आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि वो अपने सेल्स को कितनी टाइम तक वो उधारी पे देती है, उधारी उसकी कितनी है, ये होती है ट्रेड, मतलब कितने दिन के बाद वो उसका पैसा आता है, ये होता है ट्रेड रिसीवेबल साइकिल। तो हमने जो यहाँ पर दिया है तो 9% का ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि वो जो सेल्स करती है उसका वो 9% तक का उसकी उधारी है, यानी कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर 20%, अपने सेल्स का 20% उधारी लिबर्टी की है। इसके बाद 4% मेट्रो। ठीक है दोस्तों इसके बाद हम आते हैं सोल्वेंसी, यानी कि उसके ऊपर डेब्ट कितनी है। तो दूसरा जो पैरामीटर है क्वालिटी का वो है सोल्वेंसी रेशियो, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट रेशियो और आईसीआर। ये जो रेशियो हम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी से कंपनी की मतलब कितनी क्वालिटी है ये पता चलता है। तो अब हम एक एक करके ये देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में हम देखते हैं तो रिलैक्सो का 1% यानी कि ना के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों ये डेब्ट फ्री कंपनी है। खादिम देखो 59% कितना बड़ा है, दिखा रहे हैं दोस्तों। ये जो 0 है लेकिन पॉइंट्स में है, यहाँ पे राउंड फिगर में लिया इस साइड में। अब डेब्ट टू
डेब्ट टू एसेट रेशियो, यहाँ पर भी 26% का रिलैक्सो का है। देखिए यहाँ पर भी खादी मार खा जाती है 68%, लिबर्टी वहां पर इसका भी सबसे ज्यादा है 56% है। अब हम आते हैं आईसीआर। आईसीआर ने यानी कि जो उसने शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग लिया है वो कितना टाइम पे कर सकती है, ये रेशियो होता है। तो यहाँ पर रिलैक्सो का 20 आईसीआर सबसे अच्छा माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा पैरामीटर, हमने मार्जिन रेशियो देख लिया, डेब्ट रेशियो देख लिया, अब प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है ये पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर जिसमें भी मैंने 3 पैरामीटर लिया, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट। यस दोस्तों, अब एक एक करके हम देखते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी में उसने 13%, मतलब कि जो अब तक की इक्विटी है वो मुझे 30% रिटर्न कमा के देती है। कैंपस 28% और बाटा में 8% का है दोस्तों। अब हम जाते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि दोस्तों जो कैपिटल सबसे पहले डाली थी इन्वेस्टरों ने तो वो उसने कितना टाइम, कितना गुना इक्विटी को बना के दिया है। तो यहाँ पर रिलैक्सो सबसे ज्यादा 9 टाइम उसने जो लिक्विडिटी स्टार्ट हुई थी, जब कंपनी स्टार्ट डाली थी जो प्रोमोटरों या इन्वेस्टरों ने, तो उसने उसको 9 टाइम करके दिया है, जबकि दूसरी कंपनियां 2 और 1 टाइम दिया है। अब हम आते हैं रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि प्रॉफिट और जो एसेट का जो कंपैरिजन है वो यहाँ, तो यहाँ 10% एसेट का 10% प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, बाटा का 4%, लिबर्टी का 9% और कैंपस का 13%। तो हमें देखा दोस्तों एक एक पैरामीटर में देखा कि सबसे बड़ा मार्जिन देखा, डेब्ट देखा और प्रॉफिटेबिलिटी, तो सब में हमने रिलैक्सो को अच्छा तरह से देखा कि उसने 9 टाइम अपने इक्विटी को 9 टाइम कर दिया है। तो इसके बाद हम इंडिविजुअल इस सेक्टर में हमारी जो जिस रिलैक्सो के बारे में बात करने वाला हूं, वो अपनी प्रोडक्ट को कौन से कंज्यूमर को टारगेट करती है और इसका कंज्यूमर किस तरह का है। यहाँ इंडिया और इंडिया के बाहर की कंपनियां जो इंडिया में बिकती है उसका कंपैरिजन में यहाँ दिखाने दूंगा। चलो यस दोस्तों, यहाँ पर जो पूरे ये फुटवेयर इंडस्ट्रीज का सेगमेंट है उसमें से 48% बिजनेस उसको 1000 रुपीज के नीचे की प्राइस को कंसीडर करते हैं। ये 4 कंपनियां लिस्टेड और अनलिस्टेड में से, जैसे ब्रांडेड बोलते हैं इसमें रिलैक्सो का सबसे ज्यादा कंज्यूमर, यस दोस्तों कंज्यूमर में बोल रहा हूँ, मिडल, लोअर मिडल और लोअर क्लास है इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 से नीचे रखती है। और क्यों दोस्तों, हमें पता है पॉपुलेशन ये लोअर और मीडियम मिडिल क्लास वाले हैं, तो ये उसका टारगेट है, इसलिए उसका सबसे ज्यादा सेल्स वहीं से वो आता है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे सेगमेंट, यानी क्या, यस दोस्तों सेमी प्रीमियम, जिसका हिस्सा 16% है, जो की प्राइस 1000 से 1500 के बीच में आती है, जिसमें बाटा, एडिडास और लिबर्टी जैसी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को सेल करती है। इसके बाद आती है प्रीमियम क्वालिटी, जिसमें 24% ही हिस्सा इस प्रीमियम क्वालिटी का सेल्स होता है इस इंडस्ट्रीज में, जिसके अंदर 1500 से 3000 के बीच में प्राइस रहती है, जिसके अंदर पूमा, नाइक, रिबॉक, एडिडास और लिबर्टी आती है। इसके बाद आती है दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी। यस दोस्तों, प्रीमियम क्वालिटी यानी कि क्या, 3000 से ऊपर की जो प्राइस वाली प्रोडक्ट होती है ये प्रीमियम क्वालिटी में आती है, इसमें एडिडास, पूमा और नाइक। अब देखिए दोस्तों, हम सब बोलते हैं कि आने वाले टाइम में प्रीमियम में सब प्रोडक्ट में लेने जाएगा, तो यहाँ हमें सबसे ज्यादा प्रीमियम इंडियन लिस्टेड कंपनी कोई दिखती है आपको, जैसे एडिडास, पूमा, और हाँ प्रोडक्ट बनाती इंडिया में जरूर है, दिखती धीरे, लेकिन यहाँ इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो अभी जिसमें बाटा और लिबर्टी 2 सेमी प्रीमियम और प्रीमियम ब्रांड में है, तो इसके अलावा सबसे ज्यादा लिस्टेड इंडियन लिस्टेड फुटवेयर कंपनी की जो अगर बात करें, तो धीरे धीरे हमारी रिलैक्सो ये हम सोचते कि ये धीरे धीरे सेमी प्रीमियम और प्रीमियम ब्रांड में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे दोस्तों। तो अभी जिस तरह मास टारगेट के हिसाब से हम देखते तो रिलैक्सो अभी उसका टारगेट मीडियम क्लास में ही है और उसी से उसका सेल्स भी कंसिस्टेंट थी। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते, अब ये तो हमने क्वालिटी भी देख ली ये, लेकिन अभी हम रिलैक्सो की हिस्ट्री देखते, क्योंकि ये हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसने अभी तक जो मास कंज्यूमर बेस रखा है उसका क्या निचोड़ था। चलो देखते हैं एक एक करके दोस्तों। अब हम जो रिलैक्सो की क्या क्या चीज के बारे में बात करें, अब हम हिस्टोरिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट के बारे में बात करें, रिजर्व में बात करेंगे, अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका मेजर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, करंट ट्रेंड और टेक्निकल चार्ट के बारे में, रिलैक्सो के बारे में बात करते हैं। यस दोस्तों, देखिए 2000 में उसका सेल्स 124 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते अभी इस
साल 2022 में 2600 करोड़ का सेल्स हो गया है दोस्तों। इसमें सिर्फ 3 साल ही ऐसा हुआ है कि उसका सेल अगले साल के मुकाबले घटा है, स्लाइटली घटा है। सिर्फ ये 20 साल की हिस्ट्री में ये 3 बार ही हुआ है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट के बारे में। यस दोस्तों, 700 करोड़ का प्रॉफिट 2000 में था, जो बढ़ते बढ़ते अभी 200 करोड़ का, जो सबसे ज्यादा कोविड के पहले 300 तक पहुंच गया था। यहां से कोविड और कुछ रीजन की वजह से उसका प्रॉफिट गिरा है। प्रॉफिट के मामले में भी हम देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है, कभी भी। देखिए, कभी भी इसने सिर्फ 4 बार अपनी हिस्ट्री में अगले साल के मुकाबले थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना चाहिए इस तरह की कंपनी के अंदर। देखिए तो अब हम आते उसके रिजर्व के बारे में। उसका रिजर्व कितना बड़ा है देखिए, 2000 में वो जो 24 करोड़ का जो रिजर्व था, वो अभी 1700 करोड़ का रिजर्व हो गया है। मतलब रिजर्व भी कंसिस्टेंसी बड़ा है। अब हम देखते हैं इसका 6000 करोड़ रिटेल स्टोर्स है, उसके 650 डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एक ओवरसीज भी ऑफिस भी है उसके। अब हम उसके एनुअल रिजल्ट की पेयर कितनी बिकती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एनुअल यानी कि 2020 में उसकी 70.9 करोड़ पेयर बिकती थी, जो कि 2022 में उसकी 70.5 करोड़ पेयर बिकी, यानी कि थोड़ी गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है दोस्तों, हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर के अंदर 4.6 करोड़ की जो सेल्स था, जो अभी इस क्वार्टर में 3.9 करोड़ का सेल्स हुआ है, यानी कि थोड़ी गिरावट आई। क्यों आई है मैं यहाँ आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। अब उसकी एवरेज जो पेयर का प्राइस है लास्ट क्वार्टर में 154 था, जो कि अगले क्वार्टर में देखिए दोस्तों, यहाँ हमें क्वार्टर 1 में उसका प्राइस, एवरेज प्राइस पर पेयर 172 कर दिया, यानी कि उसने प्राइस हाइक किया। और यही वजह उसके सेल्स में दिखाई दी दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि इसका कंज्यूमर बेस कौन था, लोअर और मिडिल क्लास। तो लोगों, जैसे उसने प्राइस हाइक किया तो लोगों ने सोचा कि मैं ये अगर महंगी चीज लूं तो थोड़ा पैसा रखे प्रीमियम क्वालिटी में क्यों ना जाऊं। तो ये कॉन्सेप्ट कंपनी का जो था, ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि प्राइस उसने बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया दोस्तों। तो ये चीज की वजह से उसने प्राइस हाइक किया, जो कंपनी के सेल्स में इफेक्ट आया, इसकी वजह से उसका सेल्स डाउन आया और इसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आई। तो अभी देखिए, इसके बाद उसको पता चला कि हमारे सेल्स में गिरावट आई है, तो उसने अभी क्वार्टर 2 में, जैसे कि क्वार्टर 2 में उसने प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और अपनी जो हाई कॉस्टली जो रॉ मटेरियल था उसका भी कंजम्पशन उसने धीरे धीरे कंप्लीट कर दिया है। तो आने वाले टाइम में जो जिस वजह से इसके सेल्स में इफेक्ट थी, वो कंपनी कवर कर रही है आगे आने वाले टाइम में। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका करंट ट्रेंड क्या है। करंट ट्रेंड के बारे में देखते हैं कि करंट ट्रेंड, करंट सेल्स। यस दोस्तों, तो 9 मंथ में 21% का सेल्स ग्रोथ था, जो कि एनुअल में 12% का रह गया, और 34% क्वार्टर 1। ये दोस्तों क्वार्टर 1 का जो सेल्स हमें है वो कोरोना के लो बेस की वजह से इतना दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना था नहीं, जो कि इसकी इफेक्ट हमें H1 में दिखाई दी। H1 के अंदर 10% का इस सेल्स ग्रोथ आया है। ये हमारे लिए थोड़ा टेंशन का बात है दोस्तों। हमें आने वाले दूसरे 9 मंथ और एनुअल, उसमें हमें इस कंपनी के सेल्स कितना बढ़ता है, क्या यही रहता है कि कम होता है, ये देखना चाहिए। जो भी निवेशक इसमें निवेशक है और जो निवेश करना चाहते हैं, ये दोनों को इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन जो अभी ये उसकी जो सेल्स में गिरावट आई है, तो दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको नहीं, लेकिन क्यों कि ये रिलैक्स होकर नहीं, किसी भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टर्स है, उसका अगर कोई सेल प्रॉफिट में ऊपर नीचे होता है तो हमें चिंता करने की बात नहीं होती है, लेकिन जब अगर सेल्स गिरता है तो हमारे लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे, तीसरे और चौथे 4 क्वार्टर तक अगर कंसिस्टेंसी सेल्स गिरता है तो दोस्तों खतरे की घंटी को एक बार अपने माइंड में बजाना चाहिए। चलो दोस्तों, हम प्रॉफिट तो हमें पहले से 9 मंथ से पता था कि -11% था, एनुअल में भी -20% आया। अभी जो क्वार्टर 1 में दिखा वो भी मैंने बताया कि कोविड की वजह से, लो बेस की वजह से दिखा रहा है कि एक्चुअल में जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कशन किया कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था, उसने इसकी वजह से प्राइस हाइक किया तो सेल्स घट गया, इसके साथ प्रॉफिट भी उसने मार खाएगा है, -39% का प्रॉफिट आया। मार्जिन के अंदर देखते हैं दोस्तों, 9 मंथ में 12% का मार्जिन,
एनुअल में डिक्रीज हुआ 9%, क्वार्टर 1 में भी डिक्रीज हुआ 6%, और इस H1 में सिर्फ 5% का मार्जिन हुआ। तो अब आने वाले समय में क्या है, अब हम इसकी चर्चा ये डेटा के हिसाब से क्यों दिखा, तो मैंने यहाँ पर उसकी मेजर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो निकाला डेटा, उसमें सबसे ज्यादा उसका एक्सपेंस 16%। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि क्वार्टर 1 के अंदर जो उसकी इन्वेंट्री थी, जो हाई प्राइस की थी, वो धीरे धीरे कवर करके, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4% का जो इस मटेरियल कंजम्पशन से पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा घटा है। तो ये इफेक्ट आने वाले समय में हो सकती है। अब ये जो डेटा कास्ट और करंट ट्रेंड, ये सबको देखते हुए आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसका सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन और फेयर वैल्यू क्या होती है, यहाँ मैंने दिखाने का प्रयत्न किया है दोस्तों। यहाँ पर 2022 में देखिए दोस्तों, उसका 2600 करोड़ का जो सेल्स था, यही डेटा को अनुमान करते हुए मैंने 10% के सेल्स मार्जिन को कंसीडर करते हुए इस 2023 में 2900 करोड़ का सेल्स हो सकता है, और 30 में 7000 करोड़ का, और 2035 में 16000 करोड़ का सेल्स हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के मैंने 15% का सेल्स ग्रोथ रखा है। ये देखिए दोस्तों, ईपीएस भी उसका 9 था, जो कि घट के 2003 में 6 हो सकता है, 2030 में 25 का, और 2035 में 50 का ईपीएस हम अनुमान करते हैं। मार्जिन तो दोस्तों 2022 में 9% था, जो अभी हम कंसीडर करते हैं अभी 5% का ही मार्जिन हो सकता है इस साल। लेकिन आने वाले समय में अगर ये जो अपनी पुरानी हिस्ट्री है, अगर वो उसको कंसिस्टेंसी करती आगे करती है, तो दोस्तों डेफिनेटली हम इसका मार्जिन 8% क्या हो सकता है, ऐसा अनुमान मैंने यहाँ लगाया। अभी इसके फेयर वैल्यू कैसे देखिए, इसकी फेयर वैल्यू यस 2022 में उसकी 400 थी, जो कि अभी फेयर वैल्यू बहुत नीचे है। फेयर वैल्यू से एक्चुअली प्राइस बहुत डिफरेंस है। अच्छी कंपनियों में हमेशा फेयर वैल्यू पे कभी भी प्राइस नहीं मिलता है। और देखिए दोस्तों, एक यहाँ फेयर वैल्यू और रियल प्राइस के बारे में मैं एक आपको बताना भी चाहूंगा कि जैसे कि फेयर वैल्यू इसकी इतनी नीचे है, लेकिन रियल प्राइस इतनी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये अगर कोई भी शेयर अपनी फेयर वैल्यू के पास नजदीक किया आता है, अच्छे शेयर कभी नहीं आते। लेकिन कंपनी में जैसे कि अभी ने बताया कि भाई कुछ ऊपर नीचे होता है, सेल, कोई इन्फ्लेशन, कुछ भी चीज, तभी ही वो अपनी फेयर वैल्यू के नजदीक आता है। तो दोस्तों, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी हम मानते हैं कि हमने नियरेस्ट नजदीकी प्राइस में अगर मिलता है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या तो कोई नया इन्वेस्टर है जो एसआईपी करना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो इस तरह के शेयर में अब हम उसमें टेक्निकल के बारे में देखते हैं कि कब कहाँ खरीदना है। तो मैंने जो हिसाब से देखा है दोस्तों, तो ये डेफिनेटली अभी भी एसआईपी के लिए 900 से 750 के आसपास जो ये जोन है पूरा, ये जिस तरह का ये क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है, इसको देखते हुए ये आने वाले 2-3 महीने तक अगर इसी रेंज में घूमता रहता है, तो हमें एसआईपी के जरिए इसमें धीरे धीरे निवेश बढ़ाना है। क्योंकि देखो, जब अगर ये तीसरे और एनुअल में अगर जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट जो प्राइस हाइक का था, वो अगर सोल्व हो गया और इन्फ्लेशन नीचे आ गया, तो देखो दोस्तों, आप अफसोस करोगे कि वो प्राइस पे आया था और मैंने चुक गया निशाने और अपने नए हाई को क्रॉस कर देगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, थर्ड क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के रिजल्ट से पहले अगर हमें यहाँ जो ये जोन में अगर मिलता है, तो अपने एसआईपी के जरिए इसमें निवेश करना चाहिए दोस्तों। ये लेकिन दोस्तों, एक मेरी ये भी बात सुन लो कि 9 मंथ और एनुअल रिजल्ट को भी हमें देखना ही है कि उसमें परफॉर्मेंस क्या करता है। ओके दोस्तों, तो ये मेरा 2% का पोलियो एलोकेशन रहेगा, ये जोन में बाय करना है, और नियरेस्ट टारगेट हम 1500 रखते हैं। तो दोस्तों, ये कोई मेरी टिप्स नहीं है, ये सिर्फ मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए लिया है दोस्तों। तो अगर कोई भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू मिलिंद सर, थैंक यू अशोक भाई। यस, हाँ, अगर किसी की क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू अशोक भाई, जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। दोस्तों, इन्वेस्टर पैसा कब कमाता है? हम सब स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं रही जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो नेचुरली इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाएगा। तो रिलैक्सो ने क्यों पिछले 10 साल में 1 लाख के 46 लाख रुपीज करके दिए? क्योंकि उसने कभी लॉस नहीं किया दोस्तों। कंसिस्टेंट सेल्स, प्रॉफिट, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन, ये सब चीजें एक साथ में जुड़ी हुई है, जैसे पीयूष सर ने हमें सिखाया है। तो इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए मैं अशोक भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा, और पीयूष सर की एक्सपर्ट कमेंट के लिए मैं सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रिलैक्सो के ऊपर गाइड करें। या थैंक यू वेरी मच अशोक भाई, बहुत ही बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दिया। और सबसे पहला सवाल, ये पीपीटी बनाने में टाइम कितना गया? क्या क्रिएटिव पीपीटी बनाया यार आपने, जोरदार एकदम।
देखिए सर, वो तो सर मेरा एक हॉबी है, मेरा पैशन है कि हर बार कुछ नया करना का चाहता हूँ सर। बराबर, बहुत अच्छी पीपीटी थी, बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम। डेटा स्टडी आपने परफेक्ट किया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, देखो इन्वेस्टर को क्या चाहिए, क्या ये इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं, पता चल गया। कितना ग्रोथ था? 10%। 10% किसका? इंडियन फुटवेयर का। उसमें ब्रांडेड, उसमें ऑर्गेनाइज तो 15%। तो मतलब फुटवेयर में पैसा लगाएंगे तो ग्रोथ कितना होना है? 15% तो होना ही है ना यार, फिर काय को टेंशन लेने का। तो पैसा बढ़ेगा। आपने वो इंडस्ट्री के ग्रोथ से बताया। कंपनियां कौन सी अच्छी है वो आपने बताया। यहाँ पे जब आप कंपनी बता रहे थे ओवरऑल कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी बुरी, आपने मास प्रीमियम वाली चीज पे एक हाईलाइट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मास प्रीमियम यानी ज्यादातर भारत जिसमें है वो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सब लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने भी सबने कहीं ना कहीं वो गलती कर सकते हो जो मैंने की थी। हमने ज्यादातर पहले क्या सुना था पता है, कि आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हो ना, अपने आजू बाजू देखो क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है, वहां पे पैसा डालो। तो मेरे जमाने में तो रिलायंस के पेट्रोल पंप बहुत चल रहे थे, तो क्या आरपीएल का शेयर लेने का था? बिग बाजार बहुत दिख रहे थे, बिग बाजार में डाला होता क्या होता? असल बात यह है क्या दिखता है वो बराबर है, पर उनके अंदर की बैलेंस शीट क्या बोलती है वो भी पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दिखते हैं वो भी बोलना है। खाली इनकी बातों पे आ गए क्या दिखता है वो बिकता है तो फिर हो गया होता। क्योंकि जब मैं रिलैक्सो ले रहा था, वैसे बहुत खुशी होती है चीज बताते कि करीबन 5 से 7 रुपए पे ये शेयर लिए हुए थे। क्या भाव है अभी? 924 रुपीज। 100 गुना। पर लर्निंग क्या मिली पता है, मेरे को कभी भरोसा नहीं था ये कंपनी लिए। क्यों? क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी। फुटवेयर इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो फुटवेयर में कुछ तो लेना है। अब बाटा तो यार अभी अंग्रेजों की कंपनी कहाँ हम लेंगे, वो तो कभी लेंगे नहीं। तो इंडिया में क्या लेना है, तो इंडिया में तो रिलैक्सो लेना है। और रिलैक्सो जब हमने लिया तब छोटी कंपनी थी, बाटा को टक्कर में नहीं थी। पर बाटा ग्रोथ करती नहीं थी जैसे यूके नहीं कर रहा है, इंडिया ग्रोथ कर रहा था जैसे रिलैक्सो कर रहा है। तो इंडिया ने यूके को पछाड़ा, इधर रिलैक्सो ने बाटा को पछाड़ा। बराबर, रिलैक्सो नंबर 1 हो गई। पर मैं हमेशा ये सोचता था रिलैक्सो तो कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग किधर रहते, सिटी, मेगा सिटी, मेट्रो सिटी। ज्यादातर लोग जो शहर में रहते हैं शेयर बाजार के निवेशक, वो रिलैक्सो देखते नहीं है बाजार में। उनको क्या दिखता है? दूसरा दिखता है, मतलब खादिम दिखता होगा, खादिम वो रेंज में आता है। पर खादिम की बैलेंस शीट कैसी है वो आप लोगों ने देख ली, राइट। तो जरूरत जो दिखा वो कि मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं था ये कंपनी का जूता अपने घर। मैंने कभी रिलैक्सो के जूते खरीदे नहीं थे, मेरे को भरोसा नहीं आता था कौन खरीदेगा यार ये चप्पल, रिलैक्सो के प्रोडक्ट कौन लेगा। पर सेल्स बढ़ता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, आप गलत होते जाते हो और आपको लगता है यार धंधा तो चलता जा रहा है। तो मैंने बड़ी कम क्वांटिटी ली थी। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की बातों में था कि जो दिखता है वही। और देखो जहां पे आपको भरोसा होता है वो कहां चला गया। और जो जिनकी डेटा स्टडी सही में प्रॉपर थी, जो डेटा वाइज स्ट्रॉन्ग था, वो आज आगे निकल गया, राइट। तो ऐसी गलती भविष्य में ना हो, जो दिखे वो नहीं, डेटा बोले उस पर ध्यान देने का। तो ये उसका बहुत बड़ा लेसन है रिलैक्सो की ओर से। अशोक भाई ने आपको जब ट्रेड रिसीवेबल बताया, राइट, तब एक चीज समझो, ट्रेड रिसीवेबल किसका ज्यादा होता है? आपने देखा रिलैक्सो का ट्रेड रिसीवेबल कैसा था? ज्यादा था। बाटा का कैसा था? कम था। बाटा के खुद के आउटलेट है ना अशोक भाई, ब्रांडेड आउटलेट, तो मल्टी ब्रांडेड आउटलेट, एमबीओ, तो खुद के उनके आउटलेट बहुत है, रिलैक्सो की कम है। रिलैक्सो अपने डीलरों के द्वारा ज्यादा माल बेचता है, तो इसलिए उनका ट्रेड रिसीवेबल बाटा से ज्यादा होगा, जिनके खुद के आउटलेट होंगे, राइट। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी उधारी रखनी है। जो ये लोगों ने आपने देखा 9% डेंजरस नहीं है, पर बाटा से तो बुरा है। वही केस में अभी देखो कोरोना में क्या हो गया। कोरोना में जो भी आउटलेट वाले थे, अभी इनकी लीज तो होती है बड़ी, होती है ना लीज लायबिलिटी, खुद के आउटलेट, तो आपका भाड़ा भी ज्यादा होता है। तो वो केस में बाटा लॉस में आ गई। बाटा ने लॉस किया ना कोविड में, रिलैक्सो ने नहीं किया लॉस। तो कोई भी फॉर्मूला से कोई चीज को मत देखो, बिजनेस को समझो, बिजनेस को देखो और फिर अपने आप आगे बढ़ो। करंट ट्रेंड इतनी, जो अशोक भाई ने जो करंट ट्रेंड बताई ना, मुझे लगता है मुश्किल से कोई व्यक्ति समझा पाएंगे ट्रेंड कि अभी क्या हाल है, बुरा हाल है। धंधे नहीं बढ़ रहे तो थोड़ी ना चलेगा, धंधे नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट मुश्किल में है, तो समझ लो ट्रेंड नेगेटिव है। बोलना नहीं पीयूष भाई क्यों नीचे आ रहा है, नीचे ही आएगा ना, ये क्यों नहीं नीचे आएगा जबकि सब पूरा है। तब सुधरेगा जब ट्रेंड सुधरेगा, तो ध्यान देना, राइट। एक मेरे को वाक्य अभी एक मिनट सर, एक मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ सबको, जो रिलैक्सो के ऑलरेडी इन्वेस्टर है इसके लिए, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है इसके लिए। जैसे कि सर आपने हमें बताया, जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था
तब आप बोल रहे थे कि इसका जो कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं वो प्रेजेंट उसमें आप सुनो, और जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, तो सर मैंने इसका कॉन्फ्रेंस कॉल सुना है, तो उसका जो 2-4 पॉइंट है मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टर है और आने वाले, उसमें उसने बताया था कि उसके जो रॉ मटेरियल प्राइस थी सर, जो पर 120 रुपीज थी, वो बढ़ के 300 हो गई, वहां से वो गिर के 200 हो गई। मतलब जब 300 थी तो उसको लगा कि और 400 हो जाएगी, तो उसने Q1 में ज्यादा अपना वो मतलब मटेरियल इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद वो 200 हो गई, तो ये एक उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। हाँ, और दूसरा जो उसने प्राइस बढ़ाया, तो जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि उसके खुद के रिटेलर नहीं होते, लेकिन वो मतलब रिटेलर्स के जरिए अपना माल बेचते, तो रिटेलर ने प्राइस हाइक में वो माल लेना बंद कर दिया इसका, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाया है। रिटेलर ने बोला कि चलो मैं तुम्हारा क्यों लूं, मैं मेट्रो में क्यों ना जाऊं, ब्रांडेड में मैं लोगों को ब्रांडेड बेचूंगा, क्योंकि वहां से तो मुझे वो उन लोगों को इतना वो मतलब डिफरेंस नहीं था। तो इसकी वजह से जो रिटेलर्स थे, जो उसके उसने अपना मतलब परचेस करना कम कर दिया। तो ये वजह उसको, दोस्तों जो इन्वेस्टर है वो, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है, इससे कॉन्फ्रेंस कॉल को प्रेजेंट उसमें भाग लेना चाहिए, या तो पीछे से भी उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, वो सुनना ही चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। थैंक यू सर। राइट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही आपने अशोक भाई। और देखो अशोक भाई बहुत बार बोलते हैं कि मेरे इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है, बोलते ना अशोक भाई, पर फिर भी देखो इंग्लिश का भी कॉन्फ्रेंस कॉल शायद ये होगा, तो भी अटेंड किया और सब समझ में आया होगा, तो करेंगे। देखो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मेरे को ये नहीं आता है वो नहीं आता है, प्रयास तो करो। अशोक भाई ने प्रयास किया, कितना बढ़िया हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, राइट। तो यही सब बातें दोस्तों। एक चीज आपने दूसरी गौर की होगी, इन्होंने भाव घटाए। मेरे को कोई कंपनी बताना कि जिन्होंने ये क्वार्टर में प्राइस डिक्रीज किया है, मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने एक स्टेप लिया, ये गलत हो गए, वापस इन्होंने अपने स्टेप को इंप्रूव भी कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों, राइट। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, ऐसी कंपनी और आगे बढ़नी चाहिए। यस, आने वाले समय में प्रीमियम माल बिकने वाला है, पर मुझे प्रीमियम में आप कोई कंपनी बताओ जिसका जो लिस्टेड है, कोई है ही नहीं आपके पास चॉइस, यही चॉइस है। लगे रहो, हमने 7 पे लिए, 700 पे भी लिए, और हम अकेले नहीं। देखो SBI म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, SBI फंड, SBI फंड के पास परफेक्ट मुझे ध्यान नहीं है, पर 1 करोड़ से ज्यादा शेयर, कितने, 1 करोड़ से ज्यादा शेयर वो 10 साल से इकट्ठा ही कर रहे, 10 नहीं 10 साल से ज्यादा से। उन्होंने भी वर्षों पहले लिए, थोड़ा थोड़ा लिया, और मैं बताऊं अभी जस्ट अभी फरवरी महीने में उन्होंने दूसरे 6 लाख शेयर लिए। कितने अशोक भाई? 6 लाख। अभी जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, लोग बोलते हैं इनके पास तो बहुत पैसे थे तो लेंगे, अरे ऐसा नहीं है, उनके पास भी पैसा गिन के होता है, परफॉर्म करना पड़ता है। अब फरवरी में भाव कितना था अशोक भाई? 1300 रुपया। तो उन्होंने ऑलरेडी करोड़ शेयर है, दूसरे वो 6 लाख 1300 पे लिए, और अभी किधर आ गया 900। तो उनको टेंशन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है क्वालिटी के बारे में। हाँ, बच्चे शेयर लेके टेंशन आ जाता है, बराबर ना। तो बहुत चिंता नहीं करने की। देखो आने वाले समय में 15% का ग्रोथ होना है फुटवेयर का, पैसा दोस्तों बनना है। मैंने जो गलती किया था वो नहीं करना है, इसको 2% का तो वेटेज मिनिमम देना चाहिए। टॉप क्वालिटी, गुड ग्रोथ, एवरीथिंग इज देयर। जो इन्होंने रिटेल बताया ना, रिटेल में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच अशोक भाई एंड मिलिंद भाई फॉर वंडरफुल सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद। और एक बात सर, जिसने 2000 में इन्वेस्ट किया होगा ना, जो इन्वेस्टर ने, उसके पास 1 शेयर नहीं होगा, अभी उसके पास 40 शेयर हो गए। कैसे? मैं बताता हूँ सर। जैसे कि अगर 2000 से पहले किसी ने लिया, तो उसको 2001 में बोनस दिया था कंपनी ने, 1 के बराबर 1, मतलब 2 हो गया। इसके बाद 2014 में स्प्लिट हुआ शेयर, 1 के मतलब 5, तो 5 का 10 हो गया। और 2016 में फिर से बोनस आया, तो मतलब 10 का 20 हो गया। फिर 2020 में फिर से बोनस आया, यानी कि 40 हो गया। तो देखिए दोस्तों, जब सर हम बोल रहे थे कि 9 रुपीस में मिल रहे थे शेयर, वो 1 शेयर आज 40 हो गया। और अगर ये 2.5 रुपीस भी अगर हमें डिविडेंड देता है, तो मेरा 53 रुपीस के आसपास जो 2000 वाले है उसको मतलब डिविडेंड मिलता है। तो उसके इन्वेस्टमेंट से तो ज्यादा उसको डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिल रहा है। जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा हो गया सर। बराबर है, आम के आम गुठलियों के दाम। राइट, ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, राइट, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक भाई फॉर अमेजिंग प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। क्योंकि हर जगह आपने चप्पल के भी पिक्चर्स डाले, दैट इज ग्रेट क्रिएटिविटी। हर बार हम अशोक भाई का अलग अलग प्रेजेंटेशन देखते हैं।